गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपकी डिमांड पे हम हिंदी और इंग्लिश के भी अब क्वेश्चंस डिस्कस किया करेंगे डेली। लेकिन हम जीएस को नहीं छोड़ सकते क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम 1 महीने या 2 महीने में नहीं कवर कर सकते। जीएस को कवर करने के लिए काफ़ी समय लगता है क्योंकि काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो उसको भी हम साथ में करते रहेंगे। आज हम करेंगे हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए निम्नलिखित में से एक सही शब्द चुनिए। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे कहते हैं अग्रज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अग्रज। और अग्रज का विलोम होता है अनुज। अनुज का विलोम होता है अग्रज। ओके, ये एक दूसरे के विलोम शब्द है यहाँ पे। अनुज होता है छोटा, अग्रज होता है बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाता का विलोम शब्द चुनिए। दाता, दाता का विलोम शब्द होता है कृपण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कृपण। कृपण होता है कंजूस, यानी कंजूसी करने वाला, कंजूसी करने वाला। ओके, और दाता होता है दान देने वाला, जो दानी होता है, बहुत दान देता है। तो दाता का उल्टा होगा कृपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीक्ष्ण का विलोम शब्द चुनिए। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का अर्थ होता है तेज। तो तीक्ष्ण का अपोजिट हो गया, विलोम शब्द पूछा है, विलोम शब्द हो गया इसका कुंठित। कुंठित का मतलब होता है कुंद। तीव्र का अपोजिट होगा, तीव्र का विपरीत होगा मंद, मंद। ओके, तो तीक्ष्ण का याद रखें कुंठित। अगला प्रश्न है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द चुनिए। अनुपम, तो अनुपम के विपरीत शब्द होते हैं जैसे अद्भुत, अद्वितीय, अनूठा, अनोखा, या अतुल्य या अतुल, असाधारण, ये सारे जो है, या अनोखापन हो गया जैसे। तो ये सारे अनुपम के उदाहरण हैं, या अनुपम के सॉरी पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे अद्वितीय दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अनुपम का पर्यायवाची अद्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं है इनमें से। कुंदन, सविता, दिनकर या रवि। देखिए, रवि तो सूर्य का पर्यायवाची होता है, दिनकर भी सूर्य का पर्यायवाची होता है, और जो यहाँ पे सविता दिया है ये भी सूर्य का पर्यायवाची है। तुम्हारे पास बचता है कुंदन, ये कुंदन जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कुंदन। सूर्य को और दिवाकर भी कहते हैं, दिनकर हो गया, दिवाकर हो गया, रवि हो गया। एक और भास्कर कहते हैं सूर्य को, भास्कर, भास्कर याद रखें, भास्कर पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समास से चतुर्भुज में कौन सा समास है। अब यहाँ पे चतुर्भुज आया है, यानी 4 भुजाओं वाला। तो यहाँ पे बात हो रही है विष्णु भगवान की, 4 भुजाओं वाले। 4 भुजाएं हैं जिसकी, यानी चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, यानी यहाँ पे विष्णु भगवान की बात हो रही है। यानी जब किसी तीसरे की बात हो तो उसमें बहुब्रीहि समास आता है, बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर यहाँ बहुब्रीहि नहीं होता, द्विगु होता, द्विगु समास होता, तो द्विगु होना था क्योंकि चतुर्भुज में अब यहाँ पे 4 भुजाओं का समूह, यहाँ पे संख्या मेंशन हुई है, चतुर्भुज, चतु 4। तो जहाँ पे संख्या आती है, किसी शब्द में संख्या आ जाती है, तो वो द्विगु समास कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे द्विगु नहीं है, बहुब्रीहि है, तो बहुब्रीहि होगा। ये जो चतुर्भुज वर्ड है, ये इसमें बहुब्रीहि समास में भी आ जाता है, ये द्विगु समास में भी आ जाता है, ये इस वर्ड की खासियत है। अगर बात करें द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास में ऐसा होता है जैसे जैसे माता पिता, बीच में डैश आता है, वेद पुराण, माता पिता, दिन रात, यानी इक्वल रहता है। जो आधा न है ये ऐसे, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये बीच में डैश है, यानी इक्वल है, इक्वालिटी रहती है दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मीठा वचन बोलता है के लिए एक शब्द है, जो मीठा वचन बोलता है उसे कहते हैं मिष्ट भाषी। मिष्ट भाषी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मिष्ट भाषी, जो मीठा बोलता है। मित भाषी, जो कम बोलता है उसे कहते हैं मित भाषी। जो मीठा बोलता है, मीठा वचन बोलता है, मिष्ट भाषी। मुमूर्षु, जो मरने के समीप हो, मृत्यु नजदीक हो, जो मरने के नजदीक हो, उसे कहते हैं मुमूर्षु। मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं, या मुक्ति की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। ओके, सभी वाक्य आपको क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18, शुद्ध शब्द छांटिए। यहाँ पे वर्तनी से क्वेश्चन है, लक्ष्मण कैसे लिखते हैं, ल दक्ष मण, लक्ष्मण, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, लक्ष्मण भी नहीं होता, लक्ष्मण होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लक्ष्मण। क्वेश्चन नंबर 19, सावधान का संधि विच्छेद है, सावधान का संधि विच्छेद करना है यहाँ पे, तो इसका संधि विच्छेद होगा स जमा अवधान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, स जमा अवधान, सावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है।
हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है। अ से औ तक जो है ये टोटल 11 स्वर हैं हिंदी भाषा में। स्वरों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो ह्रस्व स्वर होते हैं और दूसरे दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वरों को मूल या लघु स्वर भी कहा जाता है, जिसमें ह्रस्व स्वर जो है 4 हैं, एक तो अ, ई, उ और री। ओके, वहीं दीर्घ स्वरों में 7 हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि दिए गए जो वाक्य है इनमें आपको शुद्ध वर्तनी चुननी है। तो वाक्य दिए गए है, इस पुस्तक के अंत में 2 परिष्ठ दिए गए हैं। अब परिष्ठ सही कौन सा है? ठ आएगा, ट आएगा या पूरा श आएगा या ऐसे ही हुआ? तो परिष्ठ परिष्ठ होता है, परिष्ठ नहीं होता है, परिष्ठ ट होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, परिष्ठ। ओके, परिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक रूप में आपकी बात ठीक हो सकती है। तो व्यवहारिक कैसे लिखते हैं? तो व्यवहारिक लिखने का सही जो इसमें वर्तनी है वो है व्यावहारिक, यहाँ आता है व्यवहारिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यहाँ व्यवहारिक है जो कि गलत है। तो इसमें करेक्शन 4 में से बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा, व्यवहारिक। ओके, ऑप्शन नंबर बी। निरुत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो निरुत्तर का सही संधि विच्छेद होगा निह जमा उत्तर, आधा त भी होगा, निहुत्तर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, निरुत्तर, निहुत्तर। यहाँ पे विसर्ग लगेगी तो ये विसर्ग संधि है, ये विसर्ग संधि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? जो आपको बताना है सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, फिर आता है संबंधवाचक, निजवाचक और लास्ट में प्रश्नवाचक। तो टोटल 6 भेद हैं सर्वनाम के। 5 भेद होते हैं संज्ञा के, संज्ञा के होते हैं 5 भेद। सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। अब संज्ञा कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। ओके, बचता है विशेषण। विशेषण के होते हैं 4 भेद, विशेषण के होते हैं 4 भेद। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक और लास्ट में सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, जो परिमाणवाचक विशेषण होता है ये एक वचन संज्ञा के साथ में आता है, एक वचन संज्ञा के साथ। अगर बहुवचन के साथ आया तो वो परिमाणवाचक नहीं होगा, फिर वो संख्यावाचक कहलाएगा। परिमाणवाचक विशेषण हमेशा एक वचन के साथ आता है। जैसे हमारे घर में 6 लीटर घी है, तो घी जो है 6 लीटर है, लेकिन ये एक वचन संज्ञा ही है, 6 लीटर घी, घी। हम बोलते हैं हमारे घर में 6 बच्चे हैं, तो ये संख्यावाचक हो गया, क्योंकि बच्चे जो है एक वचन नहीं है, ये बहुवचन हो गया। तो बहुवचन हो गया तो ये संख्यावाचक विशेषण में काउंट होगा। अब जैसे घी हो गया तो ये तो एक वचन में आएगा, एक वचन है, तो एक वचन परिमाणवाचक आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं ना, जब शब्द मिलते हैं तब बनता है समास। और जब वर्ण मिलते हैं या शब्द मिलते हैं, जब शब्द मिलते हैं तब बनता है समास, और जब वर्ण मिलते हैं ना तब बनती है संधि। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ये इनमें से छोटा सा फर्क है जो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल। तो नीलकमल का मतलब होता है कि नीला है जो कमल। तो जिन भी शब्द के बीच में है जो आता है, जैसे नीला है जो कमल, तो ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। द्विगु समास में आते हैं संख्या वाले जो शब्द होते हैं, संख्या वाले, जैसे त्रिरत्न हो गया, त्रिलोक, दोपहर, यानी जहाँ पे संख्या आती है वो होते हैं द्विगु। पहले भी हमने किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग आगे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय जो है ये पीछे लगते हैं। उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे, ऐसे याद रखें कि उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे। तो विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो उपसर्ग निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, आप इसका जब विग्रह करें जैसे विज्ञान का, तो एक
एटलीस्ट एक जो शब्द निकलेगा उसका मीनिंग होना चाहिए। जैसे वी जमा ज्ञान, वी ज्ञान, यानी ज्ञान के साथ जब वी उपसर्ग लगता है तो बनता है विज्ञान। तो वी जो है यहाँ पे उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वी जो है उपसर्ग है यहाँ पे विज्ञान में। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, नूतन का विपरीतार्थक शब्द है, नूतन का उल्टा शब्द बताना है, तो नूतन का प्राचीन होगा, अवरा अर्वाचीन होगा, या नूतन का विपरीतार्थक उल्टा शब्द पुराना होगा या पुरातन। नूतन का कौन सा होगा, पुरातन, पुराना, प्राचीन, इनमें से कौन सा शब्द होगा नूतन का पर्यायवाची, कमेंट सेक्शन में लिखें। एंड वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो। ओके, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।